Assalamu alaikum. Dear student, we are going to start a new lecture in which we will discuss class Oligochaeta and Heterodynia. Two remaining classes of phylum Annelida. Class Polychaeta we have discussed in previous lecture. Today's lecture we will discuss in detail Oligochaeta and Heterodynia. चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लास ओलिगोकीटा को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ओलिगोकीटा जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ओलिगो का मतलब है फ्यू, कीटा का मतलब है सिटा। ठीक है। पोलीकीटा में देयर वर thousands of कीटा आर प्रेजेंट, देयर आर thousands of सिटा प्रेजेंट ऑन द बॉडी, लेकिन ओलिगोकीटा में जो सिटा है वो फ्यू प्रेजेंट हैं, दे आर फ्यूअर देन पोलीकीटा। ठीक है। और ओलिगोकीटा जो है ये सेकंड मेजर क्लास है फाइलम एनालिटा की। सबसे बड़ी क्लास पोलीकीटा थी जिसमें 5300 स्पीशीज थी। ओलिगोकीटा के अंदर 3000 स्पीशीज हैं। दूसरी ओलिगोकीटा को ओलिगोकीटा इसलिए कहा जाता है कि इसमें सिट्टा का नंबर एज कंपेयर टू पोलीकीटा कम होता है। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर भी है, कुछ मैरीन स्पीशीज भी हैं, कुछ टेरिस्ट्रियल भी हैं। और अगर ये इक्वेटिक हैं, चाहे ये मेरीन हो चाहे ये फ्रेश वाटर हो, तो ये ज्यादातर शैलो वाटर में प्रेजेंट होता है और ये ज्यादातर मड और डिब्रीज में अपनी बरो बना के रहता है और इनकी बरो सरफेस एरिया से 3 मीटर इन डेप्थ होती है। ठीक है। तो स्क्रीन पे जो आपको एक खूबसूरत सा ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, इट इज अर्थवर्म एंड इट बिलोंग टू क्लास ओलिगोकीटा। अगर हम इनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक कोन शेप स्ट्रक्चर है जो कि इन फ्रंट ऑफ इंटीरियर सेगमेंट प्रेजेंट होती है। इसको हम कहते हैं प्रोस्टोमियम। ठीक है। और ये प्रोस्टोमियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये अपनी बरों को बनाने के लिए इस प्रोस्टोमियम को इस्तेमाल करता है। ठीक है। फर्स्ट सेगमेंट को हम पेरिस्टोमियम कहेंगे। ठीक है। कभी भी पहले सेगमेंट को प्रोस्टोमियम नहीं कहा जाता। द फर्स्ट सेगमेंट इज ऑलवेज प्रीस्टोमियम एंड द प्रोस्टोमियम इज एक्चुअली अ कोन शेप स्ट्रक्चर which is present in front of first segment and it used for burrowing। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो बॉडी है ये सेगमेंटेड है। जाहिर है जितने भी एनालिड्स हैं उनकी बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सेगमेंटेड होती है। इसके अलावा इनके पास क्लैटेलम होता है। ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने स्पर्म्स को और एग को स्टोर करता है। ड्यूरिंग कोपुलेशन ये स्ट्रक्चर म्यूकस को सेक्रीट करती है और कोन की फॉर्मेशन को जो है वो करती है, और इसके अलावा ये क्यूटिकल को भी सेक्रीट करती है। और जो एंड वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं ये एनस है। ऑलवेज कीप इन माइंड देयर इज नो सीटा प्रेजेंट इन फर्स्ट सेगमेंट, इन क्लैटेलम एंड इन एनस। ठीक है। इसके अलावा पूरी बॉडी में सीटा प्रेजेंट है, जबकि फर्स्ट सेगमेंट में, क्लैटेलम में और एनस में कोई भी काइटनस सीटा प्रेजेंट नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दे डू नॉट हैव पैरापोडिया। ओनली क्लास ओलिगोकीटा, सॉरी ओनली क्लास पोलीकीटा हैव पैरापोडिया। ना तो हीरोडीनिया के पास पैरापोडिया है और ना ही ओलिगोकीटा के पास पैरापोडिया है। पैरापोडिया सिर्फ और सिर्फ पोलीकीटा के पास थी और इसका काम था कि बॉडी को स्टेबलाइज करके रखना, क्योंकि वो स्विमिंग भी करता था, वो मूविंग भी बहुत रैपिड होती थी और क्रॉलिंग भी होती थी, इसलिए उसमें पैरापोडिया प्रेजेंट था। लेकिन इनके पास सिट्टा तो है लेकिन पैरापोडिया नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर हम इनकी लोकोमोशन की बात करें तो इसके पास मसल्स होते हैं और ये मसल्स दो तरह के होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल मसल है और दूसरा इसके पास सर्कुलर मसल होता है। और ये दोनों मसल ही एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली मूव करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ इसकी साइडों पे ये जो सिट्टा हैं ये बाहर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। और बॉडी जो है ये क्या हो जाएगी, बल्जिंग फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि उभर आएगी। जाहिर है ये इलोंगेटेड मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, सुकड़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो सिट्टा बाहर आए थे वो रिट्रैक्ट कर जाएंगे, यानी कि वापिस अपनी जगह पे चले जाएंगे और जो बॉडी है वो इलोंगेटेड हो जाएगी और बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी।
तो इस तरीके से जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एक दफा कॉन्ट्रैक्ट किए, उसके बाद सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों मसल्स एंटागोनिस्टिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और सिट्टा की हेल्प से ये बॉडी जो सॉइल है उसको एंकर करके रखते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मूव फ्रॉम रियर टू फ्रंट, मतलब पीछे से आगे की तरफ ये मूव करते हैं, इनमें ये वेव ऑफ मूवमेंट है। इसके अलावा इनकी फीडिंग की अगर हम बात करें तो इनका माउथ होता है, ठीक है। माउथ के अलावा इसमें फेरेंक्स है, आइसोफेगस है, क्रॉप भी है, गिजर्ड भी है, इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट है। सबसे पहले जो फूड है वो माउथ में आएगा, माउथ के बाद ये जाएगा फेरेंक्स के पास, यहाँ पे इसका माउथ है, उसके बाद फेरेंक्स के पास जाएगा, फेरेंक्स के बाद ये आइसोफेगस में जाएगा, उसके बाद क्रॉप में फूड स्टोर हो जाएगा और गिजर्ड में इसकी ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग होने के बाद इसकी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगी, और इंटेस्टाइन में जो एपिडर्मस है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इस तरह की एपिडर्मस की इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसको हम टेफ्लोसोल कहते हैं, ठीक है। ये टेफ्लोसोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज कीप इन माइंड कि टेफ्लोसोल इज अ इन्वेजिनेशन ऑफ एपिडर्मस, ठीक है। और इसका काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे जाके एंड होता है, ठीक है। इसके अलावा इनका जो गैसियस एक्सचेंज है जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था पोलिकीटा में, सेम वैसे ही है। इसमें भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इसका सिस्टम भी जो है वो गट की डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे डोर्सल अयोटा। डोर्सल अयोटा जो है वो ये ब्लड को रियर टू फ्रंट मूव करेगा, उसके बाद ये जो है डिवाइड होता है वेंट्रल अयोटा की तरफ। दिस इज डोर्सल अयोटा एंड दिस इज वेंट्रल अयोटा। इन दोनों के दरमियान सेगमेंटल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्लड को वेंट्रल अयोटा से लेती हैं और कैपिलरीज में डिवाइड कर जाती हैं। कैपिलरीज जो है वो एक्सचेंज करती हैं मटेरियल का और अगेन ब्लड को डोर्सल अयोटा में सप्लाई कर देती हैं। तो इस तरीके से जो ब्लड है वो डोर्सल अयोटा से वेंट्रल अयोटा के पास, वेंट्रल अयोटा से सेगमेंटल वेसल्स के पास, उसके बाद कैपिलरीज के पास, और कैपिलरीज से दोबारा जो ब्लड है वो डोर्सल अयोटा के पास चला जाता है और ब्लड की सर्कुलेशन होती है। कभी भी जो ब्लड है वो डायरेक्टली टिश्यू को बात नहीं करता, इट ऑलवेज रिमेन इन ब्लड वेसल, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, दिस सिस्टम द नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम इज एग्जैक्टली सिमिलर टू पोलिकीटा दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दे डू नॉट हैव एनी आई, ठीक है। इनके पास आई एब्सेंट होती हैं, और इनके पास इसके अलावा सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स भी होती हैं, सब फेरेंजियल गैंग्लियन भी होती हैं, सेगमेंटल गैंग्लियन भी प्रेजेंट होती हैं, इनके पास सेंसरी एंडिंग्स भी होती हैं, और इनके पास जो जाइंट फाइबर्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। और जाइंट फाइबर्स जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इनका काम होता है कि जब कोई प्रीडेटर आ जाए तो अपनी बॉडी को बचाने के लिए अपनी मूवमेंट को बहुत ज्यादा रैपिड करते हैं, लोकोमोशन को। उस दौरान ये जो जाइंट फाइबर्स हैं वो हेल्प करते हैं, जो कि 1 सेकंड में 30 मीटर की स्पीड से मूव करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ नेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया होता है, और क्योंकि दिस ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो सेगमेंटेड, इसका मतलब है हर बॉडी के सेगमेंट में एक्सक्रीटरी सिस्टम सेपरेट है। ये एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसका माउथ जो है इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि अगले सेगमेंट को क्लीन करेगा। इसका जो सेगमेंट है, इसका जो माउथ है वो अगले सेगमेंट को क्लीन करेगा, एंड सो फॉर, ठीक है। इसका जो माउथ है इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिसको नेफ्रोस्टोम्स कहते हैं। सिलोमिक फ्लूइड के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उस दौरान ये सीलिया इसको कैप्चर करता है, और इसके बाद ये नेफ्रिडियोपोर के जरिए जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से इसको रिमूव कर देता है। रिप्रोडक्शन इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। ओलिगोकीट जो है ये सारे के सारे मोनोशियस होते हैं, यानी कि दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती हैं, बट दे नेवर डू सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ऑलवेज क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ओलिगोकीटा, ठीक है। सबसे पहले होता क्या है कि इनके पास दो पेयर्स जो हैं वो क्या होते हैं, टेस्टिस के, एक या दो पेयर्स टेस्टिस के होते हैं, लेकिन ओवरी का पेयर सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है।
और ये ओवरी का जो पेयर है ये ऑलवेज प्रेजेंट एट द इंटीरियर साइड। ठीक है। अब क्या होगा कि जो स्पर्म है इनके पास सिलिएट स्पर्म के पास, स्पर्म डक्ट के पास और ओविडक्ट जो कि फीमेल का पार्ट है उसके, इन दोनों के पास सिलिएटेड फनल्स होती हैं जो कि गैमीट्स को डिपॉजिट करने में हेल्प कर रही होती हैं। टेस्टिस के पास 3 पेयर सेमिनल वेसिकल्स के होते हैं, और सेमिनल वेसिकल्स का काम क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये सेमिनल वेसिकल है, दिस इज अ मेल वर्म एंड दिस इज फीमेल वर्म। ठीक है। इसके पास क्या होगा, इसके पास है सेमिनल वेसिकल और इसका काम है स्पर्म्स को मिच्योर करना और उसको स्टोर करना। और इसके बाद जो फीमेल है उसके पास सेमिनल रिसेप्टेकल्स होते हैं और इसका काम है, ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्या प्रेजेंट जो स्पर्म्स हैं उनको डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है। अब जब इनकी कॉपुलेशन होनी है तो बोथ द स्पर्म्स कम क्लोज टू ईच अदर and they attached with each other laterally, and the interior and attached with each other, and the male deposit sperms in the seminal receptacles। उसके बाद क्या होगा, जब स्पर्म्स को और एग को डिपॉजिट कर दिया जाएगा, किस में डिपॉजिट किया जाएगा, जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया क्लैटेलम में। क्लैटेलम में डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे म्यूकस सेक्रीट होती है ड्यूरिंग कोपुलेशन। ठीक है। और इसके बाद क्या है, इस ककून में एल्ब्यूमिन सेक्रीट होती है। उसके बाद जो वर्म्स हैं ये इस ककून को लीव कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगी, गैमीट्स प्रेजेंट है, उनकी फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये ककून जो है ये मॉइस्ट प्लेस पे चला जाता है और वहां पे जाके ये एक वर्म में, यहाँ से देखो ये एक वर्म जो है वो इमर्जिंग हो रही है। देयर इज नो लार्वा स्टेज इन ओलिगोकीटा। ओके, ओलिगोकीटा में कोई भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती, जबकि हमने पोलिकीटा में ट्रोकोफोर लार्वा डिस्कस किया था। ठीक है। लेकिन ओलिगोकीटा में कोई भी लार्वा प्रेजेंट नहीं होता। आई होप दिस क्लास इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। अगली जो क्लास है इट इज क्लास हीरोडीनिया। हीरोडीनिया जो क्लास है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड दिस क्लास इज द स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ फाइलम एनालिडा बिकॉज इच ओनली हैव 500 स्पीशीज। Most are freshwater, some are marine, and few are completely terrestrial. स्क्रीन पे आपको इसकी स्ट्रक्चर नजर आ रही है। अब जो इसके सेगमेंट हैं, जो एंड वाले सेगमेंट्स हैं, ये सक्कर्स में मॉडिफाइड है। अब ये जो सक्कर्स हैं ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं क्योंकि ये प्रीडेटर भी है और ये पैरासाइट भी है जो कि ह्यूमन की बॉडी में रहती है। तो ह्यूमन की बॉडी में चाहे वर्टिब्रेट हैं चाहे इनवर्टिब्रेट हैं, ये सक्कर्स उसकी अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनकी अगर हम फीडिंग की बात करें तो जो लीच हैं वो बॉडी फ्लूइड के ऊपर फीड करती हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का जो है इनके लिए होस्ट है, तो ये बॉडी फ्लूइड के ऊपर फीड करेगी। ठीक है। इनके पास जो है ना, इनका जो इंटीरियर पार्ट है, जो बॉडी का इंटीरियर सेगमेंट है, वो प्रोबेसिस में क्या होता है, मॉडिफाइड होता है। अब ये जो प्रोबेसिस है इसमें कुछ स्पीशीज में इस प्रोबेसिस के ऊपर क्यूटिकल होती है और कुछ स्पीशीज में काइटिनस जॉज होते हैं। अब जो प्रोबेसिस है ये होस्ट की बॉडी में इसको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है। इंसर्ट करने के साथ जो जॉस हैं उसकी बॉडी को होल्ड करके रखती है, उसके टिश्यूज को होस्ट के टिश्यूज को होल्ड करके रखती है, और प्रोबेसिस से जो ब्लड है वो सक किया जाता है। और इसी दौरान जो लीच है ये एक केमिकल को रिलीज करती है, एंटीकोगुलेंट को, जिसको हीरोडीन कहते हैं। और हीरोडीन का काम होता है एंटी कोगुलेशन में, मतलब कि होस्ट के जो ब्लड है उसको कोगुलेट नहीं होने देता, जमने नहीं देगा। तो जो इसके पास मस्कुलर फेरेंक्स है, माउथ के बाद, क्योंकि प्रोबेसिस के बाद माउथ है, माउथ के पास आएगा ब्लड, उसके बाद फेरेंक्स में जाएगा, फेरेंक्स जो है वो आइसोफेगस में ओपन होती है, उसके बाद स्टमक में चला जाएगा। अब स्टमक के पास जो है सीका प्रेजेंट होते हैं, लेटरल सीका, और इन सीका का काम है और स्टमक का काम है स्टोरेज ऑफ द ब्लड। और ये जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो इनको स्टोर कर लेता है, और जब जो है ये फीड ना भी करें तो इसी ब्लड के ऊपर ये फीड मतलब सरवाइव कर सकते हैं। और इवन के ये मंथ्स तक भी सरवाइव कर सकते हैं अगर ये फीड ना करें, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी लेटरल सीका में और स्टमक के अंदर जो होस्ट का ब्लड है उनको स्टोर करके रखा होता है। इनका जो नर्वस सिस्टम है, इनके पास 2 ब्रेन होते हैं।
ठीक है। लेटरल नर्व कॉर्ड जो है वो फ्यूज्ड नहीं होती, जबकि सेगमेंटल गैंग्लियन, सबफेरेंजियल गैंग्लियन, ये सारी की सारी फ्यूज्ड होती हैं। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज के जो लीच है, इसके पूरी बॉडी में 34 सेगमेंट्स होते हैं, और हर सेगमेंट जो है वो एक रिंग की फॉर्म में होता है, इसलिए बाहर से इसको इसके सेगमेंट को रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दो ब्रेन होते हैं, और 21 पेयर सेगमेंटल गैंग्लियन के होते हैं, जो कि डबल नर्व कॉर्ड के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। इसकी एपिडर्मिस के ऊपर फ्री सेंसरी नर्व से प्रेजेंट होती हैं, और इसके साथ साथ इसके पास ओसिलाई भी प्रेजेंट होती हैं। इसकी एक्सक्रीशन जो है वो भी मेटानेफ्रीडिया की फॉर्म में होती है, और टोटल मेटानेफ्रीडिया इनकी बॉडी में 10 to 17 पेयर्स होते हैं, और हर सेगमेंट में एक पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इनकी रिप्रोडक्शन सारी की सारी जो लीच हैं वो सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। इट मींस दे आर डाइओशियस, बोथ सेक्सेस आर सेपरेट एंड दे डू सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। इनका जो सीजन है रिप्रोड्यूस करने का, ब्रीडिंग सीजन इज स्प्रिंग, and they always do hypodermic impregnation. It means sperm is inserted in the coelom of the body cavity. I hope this lecture is clear to you and you have understand all the concepts. If you like the video, please like, subscribe, stay connected. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।